तो मॉडरेटर का जो काम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, हेलो देवव्रतो, सुदर्शन, सुरभि, शांतनु, अमित. Oh, hello Amit. So we have one more Amit here. Krishna, Gurmeet, Kapil, Shubhashmita, Sudarshan, Rashan, everyone. Arjun. चलिए. So we are in Odisha today. So I can see all the Odia people here. They are very much there. Ria is also there. Iti, goal achiever. Okay, goal achiever. You will definitely get your goal. So स्वागत है सभी का ग्रेड अप पे. एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस ओडिशा एसएसबी इकोनॉमिक्स नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चंस. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. आई मस्ट से दिस दैट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं बहुत दिनों से ऐसे क्वेश्चंस की तलाश कर रहा था. बहुत दिनों के बाद आरपीएससी में एक अच्छा सा हमें सिलेबस कवरेज मिला. ओडिशा का ये पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन. अगर कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है ओडिशा का ये पेपर? किसी ने देखा है? आई मीन ओडिया लोगों ने तो देखा ही होगा. यस, जय जगन्नाथ. चलिए, कितने लोगों ने देखा है? मैं बता रहा हूं, इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर देखा, सो ये बहुत उम्दा लेवल का क्वेश्चन पेपर है. मुझे बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली ओडिशा का जब मैंने पहले वाला पेपर किया 2016 वाला, उसका लेवल कुछ ज्यादा खास था नहीं, लेकिन इसका बिंगो बहुत अच्छा. पहला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है. राजेश, व्हाट यू से? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? ऑल द ओडिया पीपल, लेट मी हैव सम वॉइस. यस, यू हैव सीन. भुवनेश्वर सेज यस, थैंक यू. हाँ, भुवनेश्वरी ने तो पेपर दिया मुझे. नहीं देखा? वेंकटेश, यू शुड डेफिनेटली सी. बहुत अच्छा है ये. यस, आई विल डेफिनेटली. आई एम वेटिंग फॉर सम मोर पीपल. उदयराज, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, जरूर शुरू करेंगे. आप थोड़ा सा वेट कीजिए. मैंने एग्जाम दिया था बट कुड नॉट क्वालिफाई. पेपर लेवल अच्छा है देवव्रतो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट्स टू टफ. आप क्वेश्चन पेपर भेजिए, आई कैन डू दैट. अमित सिंह, आप क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए, आई कैन डू इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद, बिकॉज ये बहुत हॉट क्वेश्चन पेपर है, मैं इसको ज्यादा देर रोकूंगा नहीं. लेट्स स्टार्ट विद दिस. Like, are we ready? Are we ready? I'm just waiting. जब तक मुझे yes नहीं मिलेगा, I will not go ahead. No worries. But इस बार जब भी होगा, definitely हो जाएगा. इस बार जब भी आपका पेपर निकलेगा, definitely आ जाएगा. Shall we start? I'm waiting. Come on guys. उदय जी, आप yes दे दीजिए. चलिए, आप डेली एमसीक्यू लेना. यस, डेली एमसीक्यू ही चल रहा है अभी हमारा, और क्या है. ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस. सो वी आर टुडे हियर, ओडिशा एसएसबी लेक्चरर 2018, और शनिवार को यानी कि कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी का क्वेश्चन पेपर हम लोग करने वाले हैं. तो डेफिनेटली ज्वाइन मी टुमारो. अभी देखिए टाइम सब हट चुका है. टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 बजे का है. ऑल टाइमिंग्स आर एट 5 o'clock. चाहे, और मैं कब कब आता हूं सभी को पता है, मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो 5 दिन मैं यहां पे हूं, राइट. और आगे तो आप देख ही रहे हैं. सो इसको हम 3 हिस्सों में करेंगे. देयर आर 3 पार्ट्स, 1 to 45, 46 to 90 एंड 91 to 30, राइट. और भी है, उसको मैं एक और सेक्शन में करूंगा. आगे चलते हैं. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. सैटरडे को कल शाम के 5 बजे. दिस इज कल इवनिंग 5 o'clock. जुड़ना मत भूलिएगा. टाइमिंग मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, तो आप कोई और अपॉइंटमेंट मत लेना, राइट. एंड नॉन मैथ, मैथमेटिक्स फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लगा, एंड उसी को मैं नेक्स्ट टाइम भी जरूर कंटिन्यू करूंगा विद ट्यूटोरियल्स 2. एंड इस बार नेक्स्ट सीरीज एक आ रही है, महीने में 2 सीरीज हम चला रहे हैं ऐसे. एंड ये वाले आप देख सकते हैं, दीज विल बी ओनली ऑन ग्रेडअप ऐप, फ्री फॉर ऑल, एवरीबडी कैन एंजॉय दिस. ट्यूसडे एंड थर्सडे 8 बजे मैं यहां पे मिलूंगा आपको. कंप्लीट केंशन मॉडल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, स्टिकी वेज वगैरह वगैरह, यू कैन सी दैट. सो डू ज्वाइन मी ऑन ग्रेडअप ऐप फ्रॉम 15th of June, right? Now let's start with the question. The first question right on your screen now.
when we find some people buying more of goods when it becomes more expensive, we call it as what? Stigler effect, Veblen effect, Giffen effect, Dixit effect. couple of new terms, और इन न्यू टर्म्स के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। उदयराज, ये एक तरह का एमसीक्यू टेस्ट ही है, यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया, यू कैन टेक इट एज अ एमसीक्यू टेस्ट ओनली। यस यस सुदर्शन, मोर देन 1900 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, मोर देन 1900 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर मैथमेटिक्स वाले पार्ट में। नहीं, चलिए क्वेश्चन सोचिए, और अगर अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताना, कमेंट वगैरह करना कौन सा होगा इसमें। क्वेश्चन में एक तरफ दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या लिखा है यहां पे, सम। देखिए इस क्वेश्चन में नॉर्मल इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट होगा उसको स्ट्रिगलर इफेक्ट के बारे में नहीं पता होगा, दीक्षित इफेक्ट के बारे में नहीं पता होगा, वो कंफ्यूज होगा वेबलन एंड गिफन के बीच में। जब भी कंफ्यूजन वेबलन और गिफन के बीच में है, आप सम को देखिए, यानी कि कुछ लोग जब किसी चीज को जब दाम बढ़ेगा तब खरीद रहे हैं, जब प्राइस बढ़ रहा है तब खरीद रहे हैं, यानी कि यह वेबलन इफेक्ट है। अगर पूरी की पूरी जनता अगर ये सम वर्ड नहीं होता तो ये गिफन इफेक्ट हो जाता, राइट। अब आते हैं, ये क्लियर हो गया बिफन एंड वेबलन के बीच में फर्क समझ में आ गया, राइट। अगर यहां पे सम नहीं होता तो ये होता गिफन, अगर सम है वेबलन, बिकॉज कुछ लोग परसीव्ड कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। अब ये देखिए स्टिगलर का मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट जिसके हिसाब से जो बंदा एक थ्योरी बनाता है उसके नाम के ऊपर वो थ्योरी नहीं आता है। आई रिपीट दिस, जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरन के नाम पे आया गया है, हालांकि पाइथागोरस ने पाइथागोरन थ्योरम नहीं दिया था, उसने काम किया था उस पे, उसको इन्वेंशन किया गया था बेबीलोनियन मैथमेटिशियन ने, राइट। बेबीलोनिया आप लोगों को पता होगा, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, उस टाइम के मैथमेटिशियन ने काम किया था, लेकिन पाइथागोरस ने उसके ऊपर दोबारा काम किया तो उनका नाम हो गया। तो स्टिगलर का मतलब है कि जो जिस थ्योरी पे काम करता है उसका नाम कभी नहीं होता। जैसे हेलेस कॉमेट भी किसी और के नाम से पड़ा है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, दिस इज व्हाट द स्टिगलर इफेक्ट इज। दीक्षित स्टिगलिंस मॉडल जो है ये एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मॉडल है। दीक्षित अविनाश दीक्षित जी जो हैं वो मुंबई यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स में पढ़े थे, एंड उसके बाद वो कैम्ब्रिज से उन्होंने शायद पीएचडी किया है। एंड इस मॉडल में उन्होंने क्या दिखाया है कि वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के वजह से, राइट, हाउ दस मतलब बेसिकली वेरिएबल इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन की वजह से हाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंज्यूमर प्रेफरेंस को हम स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली मॉडल ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डेवलप्ड बाय अविनाश दीक्षित, दैट इज कॉल्ड द दीक्षित इफेक्ट। सो कपल ऑफ न्यू टर्म्स, स्टिगलर इफेक्ट जो थ्योरी बनाता है उसके नाम पे नहीं आता है थ्योरी, और दीक्षित इफेक्ट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस यूजिंग वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेबलेन। जो नई चीज मिल रही है प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। This is what I mean by new MCQ test every time, every day one MCQ test like this. Next question. Be ready with your pen and notebook. Mr. Pritambar is fond of muffins, right? ये इंग्लिश में ही था, इसलिए इंग्लिश का ही पेपर मुझे मिला और मैं इंग्लिश ही लेके आया हूं, इसमें और कोई भाषा नहीं है, तो सॉरी गाइस फॉर दिस। तो रिसेंटली मैं आपको इसको ट्रांसलेट भी कर रहा हूं। प्राइसेस जो है मफिंग्स के बढ़ गए हैं, तो प्राइसेस ऑफ मफिंग्स has increased by 20%, 20% से बढ़ गया है। टोटल स्पेंडिंग यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो कि होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो भी बढ़ गया है 15% से। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मफिंग्स इज, तो आपको ईडी निकालना है, तो जरा जल्दी से निकालिए, क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचो इसका जरा आंसर क्या होगा। इसमें देखो, अगर इफ यू वांट ट्राई टू डू दिस, यहां पे देखिए क्या क्या बोला है। तो प्राइस इंक्रीज हुआ है 20% से, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, तो लेट हम लोग एक काम करेंगे, लेट द प्राइस बी एक्स
एंड क्वांटिटी डिमांड, सो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड मैं लेता हूं मान लीजिए y, ठीक है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, फिर मेरा हो जाएगा XY, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 20%, सो न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस होगा आपका x प्लस 20% ऑफ x जो कि है 1.2x, और न्यू टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा जो कि 15% से बढ़ा है, 15% से बढ़ गया है, सो यहां पे डालिए 15%, और न्यू टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो होगा TE प्लस जो ओरिजिनल वाला था, तो यानी कि TE प्लस 15% इनटू ओरिजिनल TE, ओरिजिनल TE कितना है XY 1.5XY, राइट, तो ये कितना हुआ, इट इज 1.15XY, सो ये आ गया मेरे पास नया X, नया P, नया TE। अब ओल्ड क्वांटिटी डिमांड निकालिए, ओल्ड क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इट इज TE अपॉन X इज इक्वल टू Y, और न्यू क्वांटिटी डिमांड कितना होगा, इसको अभी हमें निकालना है, सो कैसे करेंगे इसको, क्वांटिटी परचेज देख लीजिए पहले यहां पे, सो दिस इज व्हाट, एक सेकेंड थोड़ा मैं यहां पे गड़बड़ कर चुका हूं, हाँ न्यू क्वांटिटी डिमांड निकालना है, सो इट इज 1.15x अपॉन 1.2x, ये करेंगे, इसको जरा एक बार कैलकुलेटर निकालता हूं मैं, दिस इज 1.15 divided by 1.2, it is coming out to be 0.958, ये आ रहा है 0.958, ये आ गया न्यू क्वांटिटी डिमांड। अब न्यू क्वांटिटी डिमांड आ गया है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस, सो फॉल इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू y माइनस 0.958, दिस इज इक्वल टू, इसको करेंगे एक बार, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इट इज 1 माइनस 0.958, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.042, सो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास आ गया, परसेंटेज चेंज आ गया है, ये दिस इज दिस इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 4042 अपॉन कहां गया y into 100, this will give you 0451, okay, this is 0.42 into 100, y cancel, this is this, so percentage change in quantity demand is 4.2 and percentage change in price is given as 20, so इसको डिवाइड कीजिए, 4.2 divided by 20, it is equal to 0.21, that is 1/5। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है मेरी, फैंटास्टिक। कैसा लगा, हाउ इज द क्वेश्चन, मैं बता देता हूं क्या क्या किया मैंने। सबसे पहले x माना प्राइस को, y माना क्वांटिटी को, और टोटल एक्सपेंडिचर मैंने निकाल दिया, यू कैन सी दिस हियर, टोटल एक्सपेंडिचर ये है, मैं लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट आप इसको सही से देख सकें, तो ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब नया प्राइस दे रखा है, 20% से इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये है मेरा 1.26, न्यू टोटल एक्सपेंडिचर ये मेरा आ गया 1.15XY, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, ओल्ड क्वांटिटी निकाला, तो टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी अपॉन प्राइस, दिस इज व्हाट द ओरिजिनल क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी डिमांड, न्यू टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन न्यू प्राइस, ये आ गया मेरे पास। दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस निकाला मैंने, ये दिस इज द एब्सोल्यूट चेंज और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसके बाद परसेंटेज चेंज किया, इसको डिवाइड किया ओरिजिनल से और मेरे पास आ गया 4.2 और डिवाइड किया 20 से, तो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू योर इलास्टिसिटी, कमिंग आउट टू बी 0.2। कैसा लगा, बहुत ही अच्छा। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई सीरियसली आई मस्ट से दैट जिसने ये पेपर बनाया है बहुत ही बढ़िया बनाया। एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, गजब। चलो बहुत ही बढ़िया शिवम, लेकिन मजा आया ना। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ढूंढते रह जाएंगे, फिर भी प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। और यही चीज मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं,
उड़ीसा में जो पेपर अच्छे हैं उनको लेके आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो पेपर अच्छे हैं उनको लेके आ रहे हैं। तो एंड वी आर डूइंग दिस इमेंस मैजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन एक और देखिए। लेट्स से इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे है, शरत एक कंज्यूमर है जो कि इक्विलिब्रियम पे है, ही इज बाइंग 5 यूनिट्स ऑफ गुड ए। तो कितना ले रहा है गुड ए? वो ए कंज्यूम कर रहा है 5, एंड सम ऑफ गुड बी, मुझे नहीं बता रखा यहां पे सम कितना है, सो गुड बी आई डोंट नो, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे पास। हिज इनकम इज 100, यानी कि उसकी आय है 100। प्राइस कितना दे रखा है, कीमत कितनी दे रखी है? प्राइस ऑफ ए इज 8 एंड कीमत ऑफ बी गुड इज 5, ठीक है। अब इसका जरा एक बार क्या करना है आगे देखते हैं। नाउ द प्राइस ऑफ गुड ए फॉल्स, अच्छा प्राइस ऑफ गुड ए फॉल हो गया टू 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत घुमा के रखा हुआ है। हाउ मच डज शरत्स इनकम नीड टू बी कॉम्पनसेटेड, कितने से उसके इनकम को हम कॉम्पनसेट करें सो दैट कि वो पुराने बंडल में पहुंच जाए, वो पुराने बंडल में पहुंच जाए, यानी कि कौन सा वाला, जो कि प्राइस गिरने से पहले का बंडल था। तो पहले वाला वो वाला बंडल निकालिए। तो क्या करेंगे, इनकम को याद रखिए, व्हाट इज द बजट लाइन? बजट लाइन होगा यहां पे क्या, m इज इक्वल टू पी ऑफ ए, यानी कीमत ए का इंटू ए प्लस पी ऑफ बी इंटू बी। एम कितना है उसका, ये देखिए 100 लिखा हुआ है, तो 100 को डालिए यहां पे। प्राइस ऑफ ए कितना है हमारे पास 8, 8 इंटू ए कितना है 5, राइट, क्योंकि 5 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है। और बी का हमें नहीं पता, तो इट इज 5 इंटू बी, बिकॉज बी का प्राइस पता है लेकिन सम बता रखा है वो नहीं पता। तो अब ये हो जाएगा 40 प्लस 5b 100 एंड b इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 5 12। सो ओरिजिनल बंडल कितना का था, ओरिजिनल बंडल जो पहले इक्विलिब्रियम में था कीमत गिरने से पहले, दैट वाज ए कितना था इसका 5 एंड 8, ठीक है। अब आते हैं प्राइस ऑफ ए गिर गया, तो नया क्या होगा, सो नया बजट लाइन क्या होगा, ये तो एम तो सेम ही है, सो ये हो जाएगा पी ए डैश, मतलब 5 से होगा ये पी बी बी। अब देखिए पी डैश का मतलब क्या, 5, बिकॉज नया प्राइस है 5। ए कितना है, ए कितना है, ए हम पुराना ही मानेंगे, ओरिजिनल बंडल चाहिए हमें, तो ओरिजिनल बंडल कितना है, ये रहा 5, प्लस पी बी, पी बी क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ पी, इट इज 5, बी कितना है 8, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 25 प्लस 40, इट इज 65, 65 सही किया, देख लीजिए एक बार, नहीं ये बी तो 12 है, एक सेकेंड, सॉरी ये गलती किया यहां पे, ये 12 आएगा, ये देखो ना, जस्ट अ मिनट, दिस इज 12, ये 12, ये 12, तो ये आ जाएगा 60, 85। उसके पास कितना पैसा उसको ज्यादा दे हम, कंपनसेटेड, इट हैज टू बी, अभी उसका 100 है, अभी उसका 85 है, सो इनकम हैज टू बी इंक्रीज या डिक्रीज्ड, इनकम हैज टू बी इंक्रीज या डिक्रीज, कौन सा वाला होगा, ठीक है नहीं वो कर लिया मैंने, कर लिया उसको, ठीक कर लिया, यस, इनकम हैज टू बी इंक्रीज डिक्रीज व्हाट, वेटिंग, it has to be decreased by 15, right, it has to be decreased by 15 because प्राइस गिरने से, प्राइस ऑफ ए के गिरने से उसका मनी इनकम बढ़ गया है, यानी कि रियल मनी इनकम बढ़ गया है, यानी कि उसको डिक्रीज कर दो 15 से तो वो ओरिजिनल बंडल पे आ जाएगा। हाउ वाज द क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। इट हैज टू बी डिक्रीज्ड, इंक्रीज नहीं होगा, इट हैज टू बी डिक्रीज्ड, पहले 100 था अब 85 है, तो अगर डिक्रीज करेंगे 15 से तो ही हम वहां पे पहुंचेंगे। वेरी फैंटास्टिक, सो अच्छा लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर जॉन इन्वेस्टेड 2000 इन गोल्ड। और देखिए इस क्वेश्चन पेपर की जो पहली मेंटालिटी है वो ये है कि पहले 5 क्वेश्चन टफ दे दिया जाए, पहले 5 क्वेश्चन टफ दे दिया जाए कि ताकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस, भरोसा, टाइमिंग सब खत्म हो जाए, और उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के पहले 5 क्वेश्चन जो है टफ दे रखे हैं। जैसे आपको फील हो रहा है कि मेरे को इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं आता, वैसे ही एक्चुअली उस टाइम पे जो स्टूडेंट पेपर दे रहे थे उनको भी यही लगा था कि यार ये सब क्वेश्चन तो मुझे आते ही नहीं,
राइट, यही होगा। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। मिस्टर जॉन इन्वेस्टेड 2000 रुपए इन गोल्ड विच ही बॉट एट 520 पर आउंस। 520 रुपए पर आउंस में खरीदा गया था। 2 साल के बाद उसने 1 आउंस 566 में बेच दिया। 520 रुपए पर आउंस में खरीदा और 566 रुपए आउंस में बेच दिया 2 साल के बाद। उसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट निकालना है आपको। एक ट्रिक इसमें यह है कि उसने 2000 रुपए डाले थे गोल्ड में और हमें यह नहीं पता कि उसने कितने आउंस खरीदे हैं, क्योंकि उतने ही आउंस वो बेचेगा। इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया है। यू कैन सी दैट मैंने क्या किया यहां पे। कॉस्ट ऑफ 1 आउंस इज 520 रुपीज। तो 2000 रुपए में वो कितने आउंस खरीदेगा, कितने ग्राम खरीदेगा, दैट इज 3.8461। अब अगर एक को वो बेच रहा है 566 में, यानी कि दोनों के बीच में सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितना आया, 46। अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल जो कि होगा 566 इंटू दिस, ये हो जाएगा। एंड प्रॉफिट अर्न कितना है, माइनस दिस, 2000 रुपए लगाए 2176 रुपए उसका आ जाता है। तो दैट इज द प्रॉफिट अर्न इज 17.92। अब एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। दिस इज द एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन 1/t। 1/t का मतलब है यहां पे 2 साल का टाइम। दिस इज द 1/2। फाइनली द आंसर आई एम गेटिंग इज 4.3% अप्रोक्सीमेटली, और क्वेश्चन में भी अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया हुआ है। सो आई विल गो फॉर सी, 4.4। गुड क्वेश्चन। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सही है। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉम्पिटिटिव फर्म टोटल कॉस्ट। और जब भी ऐसा पेपर आए आपकी जिंदगी में, कभी भी ऐसा पेपर आए कि पहले 5-6 क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, तो क्वेश्चन देख के रुको मत, आगे चलो, आगे चलो, एंड डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस गो डाउन। आगे जैसे ही देखोगे पेपर बहुत आसान दिख जाएगा। ये पेपर का पैटर्न ऐसा ही होता है। कॉम्पिटिटिव फर्म्स टोटल कॉस्ट इज गिवन एज दिस। तो टीसी दे रखा है आपको y² माइनस 10y प्लस 28, जहां पे y इज द आउटपुट। कंसीडरिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द शॉर्ट रन इफ द मार्केट प्राइस इज 20। सो मार्केट प्राइस इज 20। तो क्या करना है, टीआरटीसी से निकाल दो, राइट, या एमआरएमसी से निकाल दो। दिस इज टीआर, कल ही किया था ये क्वेश्चन हमने, कल मैथ्स के सेशन में। P इंटू क्यू, ये हो जाएगा 20y। सो ये टीआर है। एमआर कितना होगा, dtr अपॉन dy, इट इज 20। और यहां पे क्या होगा, dtc अपॉन y, इट इज 2y माइनस 10। इक्वेट कर दो, mr इज इक्वल टू mc, 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 20, इट इज 2y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 15। आंसर इज 15। सिंपल, इजी। सो ऐसे क्वेश्चन पेपर आने के बाद आई डोंट थिंक दैट कि आपको कोई अलग सा एमसीक्यू टेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए तो करवा रहा हूं ये प्रैक्टिस। डोंट टेक इट लाइटली, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं और मैं यही लेके आ रहा हूं। हो गया, चलो। सो ऑल द मैथ पीपल, जो कल हमने किया था वही क्वेश्चन है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन इन द मार्केट, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो देखिए यहां पे क्या हालत है, इस चीज को याद रखिएगा कि क्वांटिटी डिमांड 10 माइनस पी एंड QS इज इक्वल टू -2 3p, राइट, ये चीज है। यहां पे एक चीज याद रखिए, P पे इन्होंने कांस्टेंट करके दिया है आपको। सो आपको करना क्या है, इस जगह पे आप क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू QS ले सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता, Q इज इक्वल टू 10 माइनस PD एंड Q इज इक्वल टू -2 प्लस 3PS, तो इस जगह पे आप क्वांटिटी को इक्वेट नहीं करते, आप इसको इक्वेट करते, प्राइसेस को इक्वेट करते। एनीवे, सो इट्स क्वाइट सिंपल। इसको ऐसे कर लेते हैं, 10 माइनस P माइनस 2 प्लस 3P। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। इट इज 2 3P प्लस P, इट इज 12 4P, P इज इक्वल टू 3। सो प्राइस इज इक्वल टू 3 एंड पुट द वैल्यू ऑफ P कहीं पे भी, 10 माइनस 3, इट इज 7। सो दिस इज द आंसर। Equilibrium price is 3, equilibrium quantity is 7. Done? Clear? Next question. अब थोड़ा थ्योरी शुरू होगा यहां पे। Which of the following is the most appropriate meaning of market failure in economics? इकोनॉमिक्स में मार्केट फेलियर का मतलब क्या है?
द इनएबिलिटी ऑफ सम इररेगुलेटर मार्केट टू एलोकेट रिसोर्सेज, मतलब कुछ मार्केट जो है, कुछ अनरेगुलेटेड मार्केट है जो कि रिसोर्सेज को सही से एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। द इनएबिलिटी ऑफ अ मार्केट टू एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या किसी मार्केट की ये जो प्रॉब्लम है या नहीं कर पा रहा वो इक्विलिब्रियम प्राइस को, वो है। The inability of the buyers to place a value on the goods and services, the inability of buyers to interact harmoniously with the sellers in the market। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना एंड इसका करो, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन का मतलब क्या है, मार्केट फेलियर का मतलब क्या है? इनेबिलिटी ऑफ अनरेगुलेटेड मार्केट टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ओके, व्हाट अदर पीपल सेज, क्या लगता है बाकी लोगों को? सही से सोच के बताइएगा। व्हाट यू थिंक द राइट आंसर? इनेबिलिटी, यस, ओके, आई विल गो विद दिस। तो जब जनता कह रही है तो फिर मैं कैसे पीछे हट जाऊं? द इनेबिलिटी ऑफ सम अनरेगुलेटेड मार्केट्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जब आप रिसोर्स एलोकेट ना कर पाए सही से, तो यानी कि आपका मार्केट फेलियर हो रहा है, राइट? तो ये कंडीशन है, क्योंकि मार्केट फेलियर में एलोकेटेड रिसोर्सेज, एलोकेटेड एफिशिएंसी होगा। और एलोकेटेड एफिशिएंसी कहां पे आएगा? जहां पे पैरेटो ऑप्टिमलिटी आएगी। पैरेटो ऑप्टिमलिटी का मतलब है सोशल ऑप्टिमलिटी। सोशल ऑप्टिमलिटी का मतलब है आपका बाय डिफॉल्ट सोशल एंड प्राइवेट एफिशिएंसी सेम हो जाएगा यहां पे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो ए इज द आंसर। Next question. Economics analysis uses dash to judge the effect of taxes on economic welfare. हम लोग कैसे जज करते हैं टैक्स का प्रभाव इकोनॉमिक वेलफेयर पे? Economic analysis uses dash to judge the effect of taxes on the economic welfare. Government spending, consumer and producer surplus, equilibrium price and quantity, and opportunity cost. Economic analysis use dash to judge the effect of taxes on economic welfare. Uses this to judge the effect of, हाँ चलिए, quite simple, quite simple आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने भी, मुझे भी आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेहा, सोनिया, प्रियंका, रश्मित, सुदर्शन, एवरीवन। यस, द आंसर इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लसेस, क्योंकि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में यह समझ में आता है कि कितना टैक्स के बाद कितना कंज्यूमर के पास गया, कितना प्रोड्यूसर के पास गया, और कितना डेड वेट लॉस आ गया। तो इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन है कैसा? तो इट इज वेरी गुड, इट इज बी इज द आंसर। फैंटास्टिक। नाउ यू कैन फील प्राउड ऑफ। आप अब प्राउड ऑफ कर सकते हैं कि नहीं सर अब हमें आ रहा है क्वेश्चन। वेरी फैंटास्टिक, गुड। ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? मार्केटिंग बोर्ड, कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूसर, म्यूचुअल, कार्टेल। सबके आंसर्स नहीं आ रहे मेरे पास, आई कैन सी दैट। जल्दी से, व्हाट इज? और जो लोग उड़ीसा से है प्लीज अपने बाकी दोस्तों को भी बोलिए, दिस इज द हार्डली किसी ने ये किया हुआ है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस, लेट्स हैव मोर पीपल ऑन द बोर्ड। ओपेक इज अ कार्टेल, it's not a mutual, it's not a cooperative of producer, it is not a marketing board, it is the oligopoly model जो कि कार्टेल में फॉर्म हो चुका है, तभी तो सप्लाई शॉक हुआ था। The king demand curve model of oligopoly has the following assumption, ये बहुत बार हमने कर लिया है, पढ़ लीजिए। आंसर आना चाहिए सबकी तरफ से। आंसर, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा, खूब भालो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुरुआत के क्वेश्चन में टाइम लगा, शुरुआत के क्वेश्चन में टाइम लगा, अब टाइम हमें खींचना है बिकॉज पेपर हमें सही तरीके से खत्म करना है। वी हैव टू स्टिक टू द टाइम। किंग डिमांड कर्व मॉडल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कॉम्पिटिटर्स विल फॉलो अ प्राइस इंक्रीज बट नॉट अ प्राइस कट, विल फॉलो अ प्राइस इंक्रीज एज वेल एज प्राइस कट, कॉम्पिटिटर विल इग्नोर बोथ द प्राइस। सोचो, द सेम क्वेश्चन वाज देयर इन यूजीसी नेट, थोड़ा सा ट्विस्टेड था। सो प्राइस राइज बाय ए will not be followed by price rise by B. However, price fall cut will be followed by B. So ये है कॉन्सेप्ट, देख लीजिए। Will follow price increase, will follow price increase as well as will follow, ignore both price, will ignore a price increase but will follow a price cut. D is the answer. Fantastic. Right? Very good. Next question. When is price is below
व्हेन प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कल ही किया था ये हमने, जब प्राइस बिलो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, हमने 3 चीजें की थी इसमें, देर आर 4 मेनी फैक्टर्स, आप आंसर सोचिए इसका। व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ SAC, प्राइस AC, आप लोग करिए आंसर बताइए, मैं इसको लिखता हूं ताकि आपके नोट्स मैं बना दूं इसको। यस यस यस, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ AC, प्राइस इज ग्रेटर AC, the price is equal to ABC, the price is greater than, is less than ABC। जी, इसमें क्या होगा, मिनिमम ऑफ AC, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस इज इक्वल टू AC, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, AC से कम है, मतलब मैंने ये शायद उल्टा लिख दिया, ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, सॉरी, दिस विल बी लाइक दिस। सो इस प्राइस जो है वो AC से नीचे है लेकिन ABC से ऊपर है, तो दिस इज द केस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट लॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट लॉस्ट, द प्राइस इज इक्वल टू ABC, दिस इज अ शट डाउन पॉइंट, and the price is less than ABC, this means that the quantity produced is zero, it is already exit, खत्म हो गया है ये, right? So when the price is below ABC, you can see that when the price is below ABC, sorry, when the price is below ABC, this is the case, quantity is zero, ठीक है? Shut down and incur fixed costs, continues to operate as long run, shut down and incur both variable costs, yes, this is the answer, B, ठीक है? We have done this question yesterday during the session. Most often, new potential firm do not try to compete with the natural monopoly. Natural monopoly has a LAC curve like this because they think natural monopoly does not make huge profit. They know they cannot achieve the same low cost that the monopolist enjoy. उनको पता है कि वो इतने नीचे कॉस्ट में नहीं जा सकते जो कि नेचुरल मोनोपोली को मिलता है। They are unsure of the size of the market in general. They fear retaliation in form of the price war. क्या होगा इसमें आंसर? 12वां क्वेश्चन बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। What should be the answer to this? Why there is a fear? Why there is a fear? क्वेश्चन सोच के बताइएगा, आंसर सोच के बताइएगा। The natural monopoly does not make a huge profit. That is wrong. They know they cannot achieve the same low cost that the monopolists enjoy. Right, right, very fantastic. The answer is B. क्यों? Because this is a simple situation of natural monopoly. Natural monopoly मतलब मान लीजिए एक गांव में एक कुआं है, एक वेल है, एक कुआं है जो कि सिर्फ एक के पास है। अगर मैं कुआं खोदने जाऊंगा तो मेरा ज्यादा कॉस्ट लगेगा और मैं उस लो लेवल पे नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज इसको तो जरा भी पैसा नहीं खर्चा करना होता। सो द आंसर इज बी हियर, राइट। और अगर इस क्वेश्चन में नेचुरल वर्ड हट जाता, अगर ये नेचुरल वर्ड हट जाता तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा, तो आंसर विल बी आई विल फियर द रिटेलिएशन इन फॉर्म ऑफ द प्राइसिंग वॉर, बिकॉज वो ऑलरेडी है, मैं नया जा रहा हूं। दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ बैरियर, राइट, बैरियर हो जाएगा, तो यही चीज है यहां पे। सो नेचुरल अगर है तो वर्ड बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the long run the exit criteria for the profit maximizing firm, long run में कोई भी एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जो है उसके निकलने का डिसीजन क्या है, क्या होता है, कब होगा, कब निकलेगा? जब AR ग्रेटर देन MR, प्राइस इज लेस देन ATC, प्राइस इज ग्रेटर देन ATC, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन दिस। एग्जिट कब करेगा वो? जब प्राइस इज लेस देन ATC, बिकॉज लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट तो है नहीं, तो इसीलिए जब भी प्राइस, दिस इज द पॉइंट, अगर प्राइस इससे नीचे हो गया तो ये लॉसेस कर रहा है, खत्म हो जाएगा, और प्राइस हमेशा ऐसे रहेगा, इसके बराबर रहेगा। सो आंसर इज बी, राइट। इंजॉइंग, ऑल ऑफ यू इंजॉइंग, दिस इज व्हाट वी शुड डू। हमें ये लेवल अचीव करना है। वेरी फैंटास्टिक, प्रिटी हैप्पी, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, राइट। नेक्स्ट, इफ एन ओलिगोपोली मार्केट इज इन नैश इक्विलिब्रियम, कौन सा? मान लीजिए कुन्नॉट, मान लीजिए बर्टन, नैश इक्विलिब्रियम पे होते हैं बिकॉज दे आर नेव। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ट्रू?
Nash equilibrium. Market price will be different for each firm. Market price will be different for each firm. कौन सा सही है इसमें से? अब मार्केट प्राइस अगर डिफरेंट है तो कहां होगा? डिफरेंट होगा बर्टन में, बट स्टेगलबर्ग में तो सॉरी कुर्नॉट में तो सेम है. फर्म्स विल नॉट बिहेव एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजर. जब वो नैश इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि दे आर नेव. मैंने बहुत बार इस पॉइंट पे बात किया है. जब वो नेव होते हैं, दे एम एट इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि वो अपने आप अपने 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 लेवल पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. वो अपने लेवल पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. लेकिन जब वो क्लेवर बन जाते हैं, जब वो होशियार हो जाते हैं, देन वो इंडिविजुअल नहीं देखते, वो इंडस्ट्री का प्रॉफिट मापते हैं, जो कि मैंने एजवर्थ में बताया था आपको. राइट, क्लेवर है तो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, अगर नेव है इंडिविजुअल प्रॉफिट. सो दे विल नॉट बी बिहेविंग एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, लेकिन वो ऑलरेडी नेशनल इक्विलिब्रियम पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है. A firm will choose its best strategy given the strategy that it observed from the other firms taking. A firm will not take into account the strategy of the competing firm. So ये सारे के सारे गलत हैं. This is the point, because Nash equilibrium में you are going to do the best pricing policy. What दूसरा कर सकता है, right? यही होगा Nash equilibrium का आंसर, right? मजा आ गया. Next question, जल्दी से. Which of the following can best proxy cost of living? ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मैक्सिमम 15 सेकंड. 2 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर देके आगे चलते हैं. सुपरलेटिव जीपीआई कोई नाम की चीज नहीं होती है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इट इज सीपीआई. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सीपीआई. चलो आगे, शुड नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस. फाइन, ओके, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं. एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ? टोटल आउटपुट अपॉन लेबर एम्प्लॉयड, यही है. यानी कि अमाउंट ऑफ आउटपुट पर वर्कर और पर कैपिटा इनकम, राइट. ये क्या है? अमाउंट ऑफ वर्कर पर मशीन, इट इज पर मशीन. दिस इज what? Worker upon labor. This is what? Amount of machines per worker. It is K by L ratio. Ratio of employed to unemployed. Employed and upon unemployed. ये तो ये आंसर है. D is the answer. Very good. बहुत ही बढ़िया. Next question. If the price level was 100 in 2005 and 102 in 2006, बेस ईयर है हमारा 2005. सो 2006 में 102 बढ़ गया. इन्फ्लेशन लेवल इज ओनली 2%. 100 से 102 हुआ, 2%. इंडेक्स नंबर है ये. अगर ये 120 होता तो 20% होता. अगर ये 115 है 2006 में तो 15% होता. राइट, वेरी सिंपल. चलो आगे. राइट, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना पड़ेगा, आप लोग कर लीजिए. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई मेजर्स M3. M3 का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला, आपको पता है. दिस इज क्रैमिंग अप थिंग, लॉजिकल नहीं है इसमें. M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स. सो M1 का मतलब है C प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट्स प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द करेंसी बैंक्स. सो आप इसमें से आंसर कर लीजिएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी फैंटास्टिक गाइज, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन इन आवर सेशन. द सेम क्वेश्चन, सिर्फ ब्राजील को चेंज कर देना, बाकी सब क्वेश्चन हमने पूरा किया हुआ है. वी शुड बी प्राउड ऑफ. यही तो फायदा है कि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए हमारा, बट ओवर मत करना. ब्राजीलियन सिटीजन्स ओन अ हॉर्स रैंच, यानी कि एक घोड़े का इस्तेबल है ब्राजील वाले सिटीजन का. कहां पे? अमेरिका में. द प्रॉफिट फ्रॉम द हॉर्स रैंच क्या होगा? क्या बोला था इसको हमने? क्या बोला था? मैंने क्या दिया था? क्वेश्चन क्या दिया था? अ पार्ट ऑफ एमएनसी इन इंडिया, यूएसए, जीडीपी, नेशनल इनकम. क्या था क्वेश्चन? याद आया? वी हैव डन दिस क्वेश्चन. तो देखिए यहां पे केस क्या है? ब्राजीलियन सिटीजन है जो कि यूएस में रहता है. ब्राजील का सिटीजन है जो कि यूएस में रहता है. ही इज रिसाइडिंग
रेसाइडिंग इन यूएस, राइट। जिनको नहीं समझ में आया मैं वो बता देता हूं। एक ब्राजील का आदमी है, सिटीजन है, जो कि यूएस में रहता है और यहां पे उसने एक घोड़े का इस्तेबल खोल के रखा है। जो भी प्रॉफिट मिलता है, जो भी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अमेरिका के जीडीपी में तो जरूर आएगा, अमेरिका के जीडीपी में जरूर आएगा, नंबर वन। बिकॉज जीडीपी में इस चीज का मतलब नहीं होता कि कौन बना रहा है, चाहे ब्राजीलियन बनाए, चाहे इंडियन बनाए, चाहे बंगाली बनाए, चाहे कोई भी, मतलब कोई भी कंट्री आ जाए यूएस में, कोई भी आदमी है, चाहे अमेरिकन खुद बनाए, तो इट डज नॉट मैटर, इट इज अ जीडीपी ऑफ अमेरिका, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रॉफिट जो है ब्राजील के जीएनपी में इंक्लूड होगा, ब्राजील के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बिकॉज दिस पर्सन जो यहां पे बंदा है, ही इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, तो ये इसका नेशनल इनकम में अकाउंट होगा। समझ में आ गई ये चीज? नहीं, इसमें आंसर्स मुझे बहुत गलत मिल रहे हैं। देख लो एक बार, सोच लो, आंसर सोच लो, गलत जा रहे हो। तो क्या बोला मैंने, इसका आंसर दिखाया दो। ये देखिए, प्रॉफिट्स अर्न बाय ब्राजीलियन सिटीजन इन यूएसए विल बी काउंटेड इन द जीडीपी ऑफ यूएसए। क्योंकि जीडीपी में मतलब नहीं होता कि कौन बना रहा है। हमारे देश में जैसे एमएनसीज आके काम कर रही है, चाइनीज कंपनीज आ रही है, अमेरिकन कंपनीज आ रही है, वो सारा हमारे जीडीपी में काउंट होता है, लेकिन उनका प्रॉफिट हमारे नेशनल इनकम पे काउंट नहीं होता, एज इट इज बीइंग प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है। This implies GDP will consist of everything that is being produced in India regardless of who is producing it. इसका मतलब है कि इंडिया की जीडीपी या किसी की भी जीडीपी में, जिस देश में हो रहा है ये, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन बना रहा है, उसकी जीडीपी में आएगा। लेकिन प्रॉफिट विल बी इंक्लूडेड इन द जीएनआई ऑफ दैट ओरिजिनल कंट्री। तो जीएनआई ऑफ will not be included in the GNI of America and will be included in the GNI of Brazil. So GNI of Brazil में आएगा। अब देख लो यहाँ पे as a part of Brazil GNP but not as a part of Brazilian GDP. तो ये GDP right, this will be a part of and part of American GDP. Interesting question. A होगा कैसे? आर पार्ट ऑफ बोथ जीएनपी, नहीं, प्रॉफिट यूएस का जीएनपी थोड़ा ना आएगा प्रदीप, नहीं, यूएसए के जीएनपी में नहीं आएगा। ठीक है प्रदीप, क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा बता दीजिएगा मुझे। इट इज द आंसर इज बी। वेटिंग फॉर प्रदीप टू से समथिंग। और द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन द नेशनल इनकम क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब जिसने बनाया है हैट्स ऑफ टू हिम। जिसने ये पेपर बनाया है उसको मैं सच कह रहा हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहूंगा, बिकॉज ही इज अ ट्रू जेम ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने बहुत अच्छा पेपर बनाया है। ये क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है। ये देखो, द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इज अ लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाइड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी व्हेन। ये क्वेश्चन दिख रहा है कुछ और, लेकिन है कुछ और। पढ़ो इस क्वेश्चन को। द टैक्सेस आर जीरो, वेजेस एंड प्राइसेस आर फुल्ली एडजस्टेड, एम्प्लॉयमेंट रेट इज जीरो एंड ऑल द कैपिटल इज फुल्ली यूटिलाइज। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कहां पे होंगे? ये कहीं ना कहीं क्लासिकल्स की बात चल रही है। ध्यान से देखो, क्लासिकल्स की बात चल रही है। क्लासिकल्स में क्या है? टैक्सेस जीरो, वेजेस एंड प्राइसेस आर फुल्ली एडजस्टेड, द एम्प्लॉयमेंट रेट इज जीरो, ऑल द कैपिटल इज फुल्ली एम्प्लॉयड। कहां होगा ये? व्हाट शुड बी द आंसर? आई एम रियली एंजॉयिंग डूइंग दिस क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इन दिस इट इज द वेजेस एंड द प्राइसेस आर द वेजेस एंड द प्राइसेस आर फुल्ली एडजस्टेड, राइट। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होगा? सभी के सभी आप इस पे आंसर लगाओगे, राइट। क्योंकि ये बेसिक थॉट प्रोसेस है। वो चाहता है कि आप अनएम्प्लॉयड पे जाएं। ये गड्ढा है, दिस इज अ पिट। यहां पे आपको गिरना चाहता है वो, और आप गिर जाओगे। बिकॉज व्हेन के बाद द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज जीरो, बिकॉज यहां पे भी एम्प्लॉयमेंट, यहां पे भी एम्प्लॉयमेंट। ये माइंड चल रहा है। आपको ये सोचना है कि क्लासिकल्स की बात है। क्लासिकल्स ने क्या कहा था? अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब फुल एम्प्लॉयमेंट है
तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आपके पास स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जब ये दोनों होता है, जिसका मतलब है मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बाद में लूकस एंड मॉडगिलानी ने बोला इट इज नायरू। जो ये सब कॉन्सेप्ट भूल गए इस क्वेश्चन को करते समय? द आंसर इज बी, वेजेस एंड प्राइस आर फुल्ली एडजस्टेड। खतरनाक क्वेश्चन था आप लोगों को गिराने के लिए, राइट? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द यील्ड कर्व, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन एक न्यू एडिशनल, प्लीज राइट इट डाउन इन योर माइंड नोट पैड। द यील्ड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फॉर अ फॉलोइंग रीजन। यील्ड कर्व क्या होता है? बॉन्ड में जब पैसा लगाते हैं तो वो पैसा जो हमारे पास आता है, यील्ड मतलब द रिटर्न्स दैट यू गेट फ्रॉम द बॉन्ड्स, सो इट स्लोप्स अपवर्ड्स। आंसर देख लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं। ये देखो ऐसा होता है स्लोप, कहां गया? It looks like this, upward sloping yield curve. Yield is this, maturity is this. So इसका मतलब क्या हुआ? It is the interest rate. Basically, these are the interest rate or returns, right? Bonds having equal credit quality but different maturity. So different maturity पे कितना कितना आपको मिलेगा, जितना टाइम आप रखेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए शुरुआत में शॉर्ट रन में आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, उसके बाद द स्पीड विथ विच इट इज राइजिंग वो कम हो जाएगा, लेकिन इट विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है? आगे चलता हूं मैं। द ईज एंड द स्पीड विथ विच यू कैन एक्सचेंज एन एसेट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि स्पीड, ईज का मतलब क्या है? जिस आसानी से, जिस सहूलियत से। स्पीड का मतलब क्या है? जितनी रफ्तार से। ईज एंड स्पीड मतलब आसानी और जल्दी से, जिससे आप कोई भी एसेट को चेंज कर सकते हैं, वो क्या होता है? आंसर सोचिएगा, आंसर सोचिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, वेरी फैंटास्टिक, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ईज एंड स्पीड विथ विच यू कैन एक्सचेंज एन एसेट फॉर गुड्स, सर्विसेज और अदर एसेट्स। अदर एसेट्स क्वेश्चन यहां पे है, इट इज कॉल्ड एज, बताऊं कि नहीं बताऊं? लिक्विडिटी, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? एक एसेट मतलब म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, शेयर, इक्विटी, कोई भी चीज आप ले लीजिए, राइट? या मान लीजिए गाड़ी, बिल्डिंग, जितनी जल्दी से इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कैश में, या मान लीजिए किसी और चीज में, एक बिल्डिंग देके दूसरी बिल्डिंग खरीद लिया, और कितनी जल्दी कर सकता हूं और कितनी आसानी से कर सकता हूं। आसानी का मतलब है द लॉस ऑफ वैल्यू। जैसे आपकी एफडी बनी हुई है 1 साल की, आप अगर 6 महीने बाद जाके बोलते हैं कि मुझे एफडी तुड़वानी है, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस सम वैल्यू, दैट इज लिक्विडिटी प्रॉब्लम। सो आंसर इज लिक्विडिटी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज अ फाइनेंशियल पैनिक, अगर फाइनेंशियल पैनिक हो जाता है, मतलब लोगों को डर लगता है पैसा लेके शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट डूब रहा है, एंड इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, अबाउट द रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स लेके हम लोग टेंशन में हैं। बॉन्ड मार्केट, व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑफ ऑन द मनी डिमांड? फैंटास्टिक क्वेश्चन, सोचो जरा इसको, हमने हमेशा पढ़ा है। अगर यहां पे वो याद रखना है ना, बुल, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग समझ जाइए, ये बुल है और इसके सींग है, राइट? दीज आर सींग, ये तो डोंकी बन गया एनीवे। एंड बियर जो है वो ऊपर से मारता है, मेरा एक ड्राइंग भी दिखाया था आपको। सो बुल जो है वो नीचे से ऊपर मारता है, और बियर जो है वो ऊपर से नीचे मारता है। सोचो अब इसका आंसर, देयर इज एक्सपेक्टेशन खराब है, फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी है। सो बॉन्ड मार्केट में क्या होगा? एवरीबडी, इंटरेस्ट रेट इज ऑल टाइम लो। सोचो, मैं आगे नहीं बताऊंगा। कैसा लगा क्वेश्चन पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मनी डिमांड राइजेस, सोचो क्या होगा? बुल जो है वो नीचे से ऊपर मारेगा, बैल बुद्धि नीचे से ऊपर मारेगा, और बियर जो है वो ऊपर से नीचे मारेगा। सो व्हाट विल हैपन? द मनी इंटरेस्ट रेट इज लो, व्हाई? बिकॉज फाइनेंशियल पैनिक है, राइट? और इसका मतलब क्या? लोगों का मन नहीं है स्पेकुलेशन करने का। कहने का मतलब देयर इज नो कॉन्फिडेंस। कल को लोग सोच रहे हैं कि इससे नीचे तो इंटरेस्ट रेट नहीं जाएगा, इंटरेस्ट रेट इससे ऊपर ही जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाएगा तो मेरे पास पैसा होना चाहिए,
पैसा होगा तो कल को जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सबसे पहले मैं जाके बैंक में जाके मैं आई विल बाय एफडी, आई विल बाय कुछ भी, मतलब एफडी खरीद लेंगे, वी कैन गो फॉर पीपीएफ, वी कैन गो फॉर एनएससी, किसान विकास पत्र, रिकरिंग डिपॉजिट खोल देंगे पोस्ट ऑफिस में, ये सब सोच रहे हैं। इसलिए आज पैसा, दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, खत्म, मनी डिमांड राइजेस, राइट, फैंटास्टिक, वेरी फैंटास्टिक, राइट, ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। इफ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज दिस, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, सोचो क्या मतलब है इसका। जिसको समझ नहीं आए उसको मैं एक सिंपल सा गुरु मंत्र देता हूं, इसको चेंज कर लीजिए, चेंज इट टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट डिमांडेड। फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी का, नीचे है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब आप क्वेश्चन में चले आइए, is equal to percentage change in money demand upon percentage change in interest। हो गया, फॉर्मूला आ गया इसका इंटरेस्ट इलास्टिसिटी का, इट इज -0.1। अब सॉल्व कर लीजिए, द चेंज इन द मनी डिमांड, बाय व्हाट परसेंट does the money demand change if the nominal interest rate rises from 2 to 3%? So what is the fall? It is 1%. So answer will be 1%। खत्म। कैसा लगा? How is it? मजा आया? वेटिंग देखता हूं। Why D? There is a 1% change ना, there is a 1% change। So क्वेश्चन जो नॉलेज है उसी से हमने किया, कुछ एडिशनल मैं पढ़ के नहीं गया। कैसे D होगा पल्लवी बताइए? 2, 3, तो 2 से 3% हुआ है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट राइजेस फ्रॉम 2 to 3%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? Okay, एक सेकेंड, what is the percentage change? It is 3/2 upon, हाँ राइट, मैंने यहाँ पे ये चेंज नहीं किया, राइट, मैंने इसको 1% ले लिया, परसेंटेज चेंज है ना, सो इट इज वेरी गुड 1/2 into 100, सो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 5, राइट, इट इज 5%। एंड दिस इज a -1, तो -1 मतलब ये राइज हो रहा है तो वो फॉल होगा, इट इज द फॉल, -5, वेरी गुड। यस, मेरा यहाँ पे 1/2 नहीं लिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया 3 - 2 कर दिया, बिकॉज वो परसेंटेज में था, लेकिन एक्चुअली दिस इज द इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में होता है, ये मैं गलत हो गया मेरा। सो इट इज 3 - 2 upon 2, दिस इज द परसेंटेज चेंज, इट इज 1/2 into 100। इसको वहां लेके गए, 0.5 माइनस में आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बड़ा है, क्वांटिटी डिमांड कम होगा, राइट, ओके, चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज डिफरेंसेस इन द इन्फ्लेशन रेट अमंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ लार्ज डिफरेंसेस इन इन द इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा डिफरेंस जब होता है इन्फ्लेशन रेट में अमंग द कंट्रीज आर ऑलमोस्ट द रिजल्ट ऑफ लार्ज डिफरेंसेस इन the inflation rate is basically the difference in the nominal money supplies, I think so, yes, I think it should be the nominal money supply। ज्यादा डिफरेंस इसलिए होंगे बिकॉज ज्यादा डिफरेंसेस होंगे इनके मनी सप्लाई में, राइट, बिकॉज प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी अगर होगा तो नहीं, इनकम ग्रोथ, इट इज द मनी सप्लाई। An economic variable that moves in the same direction as aggregate economic activity, an economic variable that moves in the same direction as economic activity। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो वो चीज बढ़ेगी, उसको हम कहते हैं प्रोसाइक्लिक, उसको हम कहते हैं प्रोसाइक्लिक। मान लीजिए जब हम बोलते हैं कि क्वांटिटी विल राइज और सेल्स विल राइज व्हेन बूम पीरियड इज देयर,
तो ये सेल बढ़ गया, दिस इज प्रो साइक्लिक, यानी कि साइक्लिक के साथ चल रहा है। काउंटर साइक्लिकल, ए साइक्लिकल, ए साइक्लिकल मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए साइक्लिकल? एनीबॉडी? ए साइक्लिकल मतलब क्या है? प्रो का मतलब है साइकिल के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए साइक्लिक? नॉट अ पार्ट, राइट, नॉट अ पार्ट, इट इज नॉट फॉलोइंग अ पार्ट, अगेंस्ट जा रहा है, इट इज अगेंस्ट, राइट। ए साइक्लिक मीन्स उल्टा, हाँ, साइक्लिक का, प्रो साइक्लिक का मतलब है साथ साथ, ए साइक्लिक मीन्स ऑपोजिट, राइट। काउंटर साइक्लिक का मतलब क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, unrelated, right? So this is the answer. Procyclic goes in the same direction. This is acyclical, it is opposite when this is rising, and counter cyclical, it is, I can say, opposite or counter cyclical, opposite or not a part or not related, I can say, not related, I can say. चलिए, which of the following changes shift the aggregate demand curve down to the left? Aggregate demand curve down to the left ऐसे जाएगा, नीचे कब जाएगा? A temporary rise, increase in the government purchases because AD is equal to I plus C plus G plus X minus M, तो अगर G बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। राइज इन द नॉमिनल मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड, डिक्रीज इन द कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर कम होगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। सो डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कर्व डाउन टू द लेफ्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट, a situation in which expansionary monetary policy has no effect on economies, कुछ यहां पे रह गया होगा, known as, it is liquidity trap because money supply का इस पे कोई फर्क नहीं होगा, it's a liquidity trap, ठीक है। next, the long run Phillips curve is vertical, long run, whether you go by rational expectation or you go by new classical or you go by monetarist, वर्टिकल, नो रिलेशनशिप। शू लेदर कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट इन टाइम एंड एफर्ट इंकर्ड बाय पीपल एंड फर्म हु आर ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर होल्डिंग ऑफ कैश बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो टाइम लगाया, एफर्ट डाला गया, उसका प्राइस, द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस, द कॉस्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्राइस, द आंसर इज ए। शू लेदर कॉस्ट मतलब इट इज द फ्रीक्वेंसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रिक, ऑटो रिक्शा कॉस्ट, अगर जूते घिसने का कॉस्ट, ये सब मिला के दिस इज द कॉस्ट जो कि आप इंटरेस्ट बचाने के लिए आप ये पैसा बैंक में रख रहे हैं, तो शू लेदर कॉस्ट, बोमोल-टॉबिन अप्रोच। द अमाउंट ऑफ आउटपुट लॉस्ट व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज रिड्यूस्ड बाय 1%, अमाउंट ऑफ आउटपुट लॉस, वी हैव डन दिस क्वेश्चन, amount of output loss due to 1 percentage point increase in the inflation rate। अभी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाया था। What should be the answer for this? Is that it is sacrifice ratio, sacrifice ratio, right? Remember मैंने कि sacrifice ratio के काम किया था, आपको बताया था कि sacrifice ratio कैसे काउंट करते हैं। So this is a sacrifice ratio। Next, a decrease in the foreign output would cause the domestic country's net exports to dash and cause the domestic country's IS curve to dash। Zero sacrifice ratio, very good, it is zero sacrifice ratio। Anyway, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? A decrease in the foreign output, decrease in the foreign output would cause domestic countries decrease in the foreign output। सोचो, बाहर का इनकम गिर गया, decrease in foreign output would cause, बाहर के इनकम कम हो गया,
डिक्रीज इन फॉरेन आउटपुट, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आना यहाँ पे। डिक्रीज इन फॉरेन आउटपुट वुड कॉज, यानी कि बाहर का, मान लीजिए यूएसए का इनकम गिर गया, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, इसके वजह से नेट एक्सपोर्ट फॉल करेगा। नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉल करेगा, तो नेट एक्सपोर्ट नहीं, ऐसे ना, दिस विल फॉल डाउन साइड, इट विल फॉल एंड द डोमेस्टिक कंट्रीज आईएस कर्व डिक्रीज इन फॉरेन। अच्छा, डोमेस्टिक कंट्रीज आईएस कर्व विल बी, आईएस कर्व में ये आएगा तो एक्स कम हो रहा है तो दिस विल शिफ्ट डाउन, सो इट विल fall and shift down, right? It is fall and shift down. Option D is correct, yes. क्योंकि नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉल, एक्सपोर्ट जब फॉल हुआ इट विल नेट एक्सपोर्ट विल फॉल डाउन एंड दिस इज फॉल। शिफ्ट डाउन आईएस क्यों होगा? आईएस में अगर सी ऑल द फैक्टर्स जो कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे, आईएस को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, और आईएस को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कब होगा? जब एक्स कम हो रहा है, तो इट इज शिफ्ट डाउन। एक्स कम, इंपोर्ट बढ़ेगा, सी कम होगा, आई कम होगा, जी कम होगा, टी बढ़ेगा। सो ऑल दीज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जब ये कम होंगे तो ये बढ़ेगा। आंसर इज डी हियर। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। कौन सा वाला समझ नहीं आया विनील? कौन सा वाला समझ नहीं आया बताइए? ये सिंपल है, दिस इज व्हाट वी हैव डन। डोमेस्टिक का दिया है सर, सो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? देखो, मैंने कुछ मिस किया क्या? एक सेकंड रुको, हो सकता है मैं गलत कर सकता हूं। इसको दोबारा देखते हैं एक बार। रीलुक, डिक्रीज इन द फॉरेन आउटपुट में डिक्रीज हुआ है, तो अमेरिका के, यूएसए के इनकम कम हो गया, ठीक है। वुड कॉज द डोमेस्टिक कंट्रीज नेट एक्सपोर्ट, हमारे देश का एक्सपोर्ट, यानी कि जब उनकी इनकम कम हुई तो हमारे कंट्री की डिमांड फॉर एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। तो जब हमारी एक्सपोर्ट कम होगी तो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होगा? आप जो बोल रहे हो साक्षी, कैसे इंक्रीज होगा? यू टेल मी दिस। फॉरेन कंट्री का आउटपुट कम हुआ है, राइट? अगर फॉरेन कंट्री का आउटपुट कम हुआ है यानी कि उनका इनकम कम हुआ है। अगर इनकम कम हुआ है तो हमारा एक्सपोर्ट तो कम होगा ना, राइट और रॉन्ग? अभी भी समझ नहीं आया? अब ये होता है नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कम हो गया है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, दिस इज द न्यू नेट एक्सपोर्ट, यानी कि ये नीचे की तरफ गया। सो नेट एक्सपोर्ट विल फॉल, सी या डी में से कोई आंसर होगा। अब आईएस कर्व कब इंक्रीज होता है या कब डिक्रीज होगा? जब सी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, जी बढ़ेगा, टैक्स घटेगा, एक्स बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। और आईएस कर्व कब नीचे जाएगा? जब सी घटेगा, आई। डोमेस्टिक कंट्री की बात चल रही है, हमारी बात चल रही है, इंडिया की बात चल रही है। तो आईएस कर्व ऐसा है, ये नीचे की तरफ जाएगा, शिफ्ट डाउन। आंसर इज डी, प्रूवन। अब किसी को डाउट? बताया आईएस डाउन कैसे जाएगा, यही तो बताया। अब अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर आईएस का मुझे यहां पे इक्वेशन बताना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। When foreign income will fall, our export will reduce. Right, very good, Manisha. When our export will fall, our net import will fall. So our investment will also fall. ये कहाँ से लेके आ रहे हो यार? ठीक है, ये छोड़ दो, आपको समझ में आ गया। कम डिमांड कम इंपोर्ट करना, क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी एकदम क्लियर? कपिल, उदय जी, अभी तक समझ नहीं आया इसमें, या क्या हुआ? क्या, कहां पे अटक गए? सर इट इज सी, डाउन टू राइट होगा ना? डाउन टू राइट क्यों? मैंने बता दिया, मेरे हिसाब से ये है। व्हाट डू यू थिंक, एम आई राइट और रॉन्ग?
Those people who think that I'm right, please let me know so that I can confirm. नहीं तो मेरा दिमाग ऑलरेडी लॉकडाउन में चले जाएगा अभी. क्लियर हो गया? देखिए, डोमेस्टिक आयस का मतलब हमारे देश का, इंडिया का, अमेरिका का खत्म हुआ है, अमेरिका का इनकम कम हुआ है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दें तो कैसे चलेगा? हाई पार्ट मनी आप करेंगे खुद, ये आपको पता है, जो कि पैसा सिर्फ आरबीआई छापती है. अ पब्लिक गुड इज दैट गुड दैट इज पब्लिक मस्ट पे टू कंज्यूम, नॉन राइवल इन कंजम्पशन, कॉस्टलियर देन प्राइवेट गुड, पेड बाय कॉर्पोरेट, नॉन राइवल इन कंजम्पशन. अब यहां पे मत बोलना कि सर नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं लिखा हुआ तो कैसे आपने बी बोल दिया. जो सबसे बेस्ट है, एमसीक्यू का मतलब है ऑब्जेक्टिव, जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव में आ रहा है उसको उठा लो. राइट, नेक्स्ट, अ पिगुवियल सब्सिडी कहां लगता है? थिंक ऑफ इट, डज नॉट एग्जिस्ट विद एक्सटर्नैलिटीज, मूव प्रोडक्शन टू द सोशल. ये वाला मैं बताऊंगा नहीं. सब्सिडी वाला कहां पे है? कहां पे लगेगा सब्सिडी? जहां पे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, बिकॉज तभी तो सोशल ऑप्टिमम आप चाहेंगे कि ऊपर की तरफ जाए. राइट, मूव प्रोडक्शन टू द सोशल ऑप्टिमम लेवल, बिकॉज प्राइवेट पे रहेंगे. दिस इज द समथिंग. अगर आप प्रोडक्शन पे हो, so this is marginal social benefit, this is a marginal social this is a marginal social cost, this is a marginal social benefit, and नीचे की तरफ है आपका marginal private marginal benefit. so यहाँ पे है EM जो कि मार्केट एफिशिएंसी, यहाँ पे है ES, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, यहां पे सब्सिडी डाल देंगे सो दैट यू कैन गो अप. सो दिस इज द केस, मूव प्रोडक्शन टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट. राइट, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट प्राइमरी डेफिशिएट. अब देखिए, ये बिल्कुल ना मुझे एकदम क्रिकेट मैच लग रहा है. गाइस, दोज हु लव क्रिकेट, मैं बहुत दिनों से, आईपीएल भी बंद हो गया, अब कुछ देख नहीं पाते, क्रिकेट मैच की तरह है. पहला पांच क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वर लाइक पावर प्ले 1, मतलब स्विंग, मतलब क्या क्या बॉल डाला. पहले 5 क्वेश्चन मतलब स्विंग आया, रिवर्स स्विंग चल रहा था. राइट, गुगली चला, सब कुछ चला, दूसरा भी फेंक दिया. और अब देखो क्या लग रहा है कि ये वही पेपर है. कॉन्फिडेंस कभी भी किसी भी स्टूडेंट का इस तरह से गिर जाएगा, उसको आता हुआ क्वेश्चन में गलत करके आ जाएगा. सो दिस इज अ बिग लेसन. आज के इस पेपर से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिला. हर एक पेपर का एक पैटर्न होता है. पैटर्न का मतलब क्या है? अगर पहले 5 क्वेश्चन टफ मिल रहे हैं ना, डोंट गिव अप. वो आमिर खान की तरह ऑल इज वेल बोलना, और फिर आगे बढ़ो. देखो क्वेश्चन का लेवल इजीली हो जाएगा, और फिर उस क्वेश्चन में जाओ, कॉन्फिडेंस आके वो क्वेश्चन भी राइट कर दोगे तुम लोग. ये आज की क्लास का बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज व्हाट आई कैन थिंक. ओके, फिस्कल डेफिशिएट इन 2019 4.3 या 3.3, 4 या 3, व्हाट शुड द आंसर? क्या होगा? 4.3, 3.3? सिंपल क्वेश्चन है. इट इज 3.3. एफआरबीएम एक्ट के कुछ तो कदर रखी जाएगी. वैगनर्स लॉ कैन बी टेस्टेड. वैगनर्स लॉ क्या था? ये देखो, एग्जैक्टली वही चीज. जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. सो दिस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट समथिंग कुछ, राइट? सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज. वेरी फैंटास्टिक. तो ये घुमा भी दे तब भी हमारा आंसर सही होगा. दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक ही होगा. मैंने स्टेट क्यों लिखा है यहाँ पे? दिस इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इंटरनल, एक्सटर्नल, कल्चरल, एजुकेशन, हेल्थ, सब बढ़ेगा. सो दिस इज द आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following choices does suggest that the private market can deal with the externalities better? Which of the following choices does suggest that the private market can deal with externalities better? Invisible hand. अच्छा ठीक है, ओके. The invisible hand नहीं, invisible hand नहीं होगा, market failure होगा. Law of social, no, this is also not happening.
कोर्स थ्योरम, बिकॉज इफ वी डिफाइन द ओनरशिप राइट सही तरीके से, इट डज नॉट मैटर कि कौन पॉल्यूट कर रहा है और किस पे इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट प्राइवेट मार्केट कैन क्लियर एक्सटर्नैलिटीज इफ यू डिफाइन द ओनरशिप राइट. तो दिस इज द आंसर, ओनरशिप राइट. वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था. मार्केट फेलियर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडिंग कैन बी द रिजल्ट ऑफ. मार्केट फेलियर जो कि प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडिंग के साथ है, कैन बी सेड टू बी अ रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू पॉल्यूशन. फ्री राइडिंग है, बेनिफिट दैट अकर्स टू, दिस इज द पॉइंट, बेनिफिट दैट accrue to those who don't pay, बिकॉज उनको भी पैसा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिल रहा है जो कि पैसा नहीं दे रहे हैं. फ्री राइडर का मतलब है जो कि पैसा नहीं दे रहे. मार्केट फेलियर इसलिए हो रहा है बिकॉज पीपल हु आर नॉट पेइंग, उनको भी फायदा मिल रहा है. बेनिफिट एक्स्ट्रा, तो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, थर्ड पार्टी को मिल रहा है फायदा. सो दिस इज द केस ऑफ बी. नेक्स्ट, फॉर द 3 years इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो. ओ माय गॉड, ये तो अब याद नहीं है मुझे. इंडिया टैक्स टू जीडीपी, इट शुड what it was, it was India's tax सिस्टम में 60 नीचे जीडीपी में था. ओके 5, आई थिंक समवेयर अराउंड लाइक 16% was the right answer. 16 के करीब था, 16 था इस टाइम पे 2016-17 में. इट was 16 के करीब था. I will go with this. It was something 16% was there. Anyway, might be somewhere here. Last 3 years India. अब last 3 year में तो पता नहीं चलेगा ना कौन सा 3 साल का. Anyway, I will go with that. Really sorry for this. Kanupriya's income is 50,000 rupees. अच्छा, income is 50,000 rupees and her income tax liability is 6,000 rupees. Income tax liability is 6,000 rupees. Okay, income tax is 6,000 rupees. Okay, marginal tax rate is 8%. Marginal tax rate is 125%. सोचो इस क्वेश्चन को जरा. It is 12. So income tax what he is paying is, अच्छा एक सेकंड रुको, इसमें वो करो, यूटिलिटी ऑफ y माइनस यूटिलिटी ऑफ y माइनस t, ये निकालो जरा एक बार. सो इसमें आएगा 50,000 माइनस यूटिलिटी ऑफ दिस, राइट, अपॉन 6,000. तो माइनस 6,000, दिस इज 44,000. ओके 44,000. एवरेज टैक्स रेट इज, एक सेकंड, नहीं ये छोड़ दो. इट इज 6,000 अपॉन 50,000 इंटू 100. इट इज 12%. एवरेज टैक्स रेट इज 12%. लेट मी नो इफ आई डन इट राइट और रॉन्ग. राइट, let me know if I've done it right or wrong. Okay, now I think I will wind up. I will show you the questions. The best measures to judge how much a country's income tax distort incentive is marginal tax rate, administrative burden of the tax, average tax, total tax collected. कैसे पता चलेगा कि कंट्री का इनकम टैक्स जो है उसका इंसेंटिव को तोड़ रहा है कि नहीं कर रहा? इट इज बेसिकली द टोटल टैक्स कलेक्टेड, राइट. इट इज टोटल टैक्स कलेक्टेड. और मार्जिनल टैक्स रेट्स कैसे समझ में आएगा? सो यू हैव टू टॉक अबाउट, एक सेकंड, सेक्रीफाइस, एबिलिटी टू पे. मार्जिनल सेक्रीफाइस जो है उसको देखो, मार्जिनल टैक्स रेट से समझ में आएगा कि रिग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है. तो मार्जिनल टैक्स रेट जो अभी पीछे कर रहा था मैं, डी यू वाई माइनस डी यू वाई माइनस टी, वो वाला वाई माइनस टी, वैसे करके देखना है इसको. इट्स अ मार्जिनल कॉन्सेप्ट. लाफर कर्व डिपेक्ट्स, ये आप कर लेंगे. लाफर कर्व बेसिकली द टैक्स रेट्स एंड द टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू. सो खत्म. यस, सो I believe we are done with this fantastic journey. Please do like the session because ऐसे सेशन, ऐसे क्वेश्चन लाने के लिए you also know कि आसान नहीं होता है. Please do like it guys. जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स के अलावा और कुछ नहीं होता है. You can see that this session has been from 5 o'clock to 6:15. 1 घंटा 15 मिनट हमने सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 मिनट बात किया और
पूरा का पूरा 71 मिनट हमने खाली इकोनॉमिक्स किया। सो ऐसे पावर पैक सेशंस लाने के लिए प्लीज आप लोगों का साथ बहुत चाहिए होगा। डू लाइक दिस सेशन, शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज अगर शेयर नहीं करेंगे तो नंबर्स अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर मैं क्लासेस ऐसे नहीं लूंगा, राइट। 5 गलत हुए हैं, जरूर मुझे अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि कितने कितने स्कोर आए। ललिता फैंटास्टिक, राजेश 45 आउट ऑफ 36, ये क्या मतलब है? 45 आउट ऑफ 35, वेरी गुड वेरी गुड। यू कैन सी दैट मनीषा, आप देख सकते हैं एक बार। डोंट आस्क मी बिकॉज आई एम गेटिंग लेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। स्कोर 30, ओके 35, एनीथिंग। देखिए इन 45 क्वेश्चन में अगर आपके 38 आते हैं दैट इज द जस्टिफाइबल स्कोर। जितनी मेहनत हमने किया है 38 आना काफी है। आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मनीषा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप तीसरी बार भी लिखेंगे तब भी मैं यही बताऊंगा, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, राइट। ओके, थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा। प्रियंका 35 से ऊपर जाना पड़ेगा। जमन 38 होना चाहिए। गुड, जिनका भी आ रहा है 38 के रेंज में, गुड, आई कैन से दैट। फाइन, थैंक यू गाइस। कल मिलते हैं 5 बजे, राइट। कल मिलेंगे 5 बजे। किसके साथ? इसके साथ कल हम करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पीएचडी का क्वेश्चन पेपर। 40 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। सैटरडे को हम ये करेंगे। और दूसरी बात, कल एक और सेशन मैंने जैसे प्लान करके रखा था 11 बजे कल ग्रेड अप पे ओलिगोपोली के तीनों मॉडल बर्ट्रेंड, स्टेगलबर्ग एंड कुन्नॉट, स्टेगलबर्ग, बर्ट्रेंड एंड कुन्नॉट, ये तीनों को मैं एक ही न्यूमेरिकल से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्लीज डू ज्वाइन मी शनिवार कल 11 बजे एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए शाम के 5 बजे। थैंक यू एंड डू लाइक द सेशन। लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो पहली बार आए हैं। थैंक यू।